बड़ी खबर इस वक्त आ रही है केजरीवाल सरकार का बजट और इस बजट में दिल्ली के बजट में बड़ा ऐलान। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत ये 1,000 रुपए की राशि हर महीना महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिल्ली की आतिशी ने यह बड़ी घोषणा की है। 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को दिल्ली सरकार महिला सम्मान निधि देगी। 1,000 रुपए की महिला सम्मान निधि हर महीने महिलाओं को दी जाएगी। केजरीवाल सरकार का बजट में यह बड़ा ऐलान है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी, जिन्होंने आज दिल्ली का बजट सदन में रखा और उनकी तरफ से बताया गया 76,000 करोड़ का ये दिल्ली का बजट है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको लेकर दिल्ली सरकार की प्राथमिकता रही है। लगातार आम आदमी पार्टी सरकार के तहत और उसके तमाम आंकड़े आतिशी की तरफ से रखे गए। साथ ही ये बड़ा ऐलान दिल्ली की आधी आबादी को एक तरीके से लुभाने वाला ये ऐलान है। हर महीने 18 साल से ज्यादा उम्र की दिल्ली की रहने वाली हर महिला को 1,000 रुपए महीना महिला सम्मान निधि के तौर पर दिया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, चुनावी साल है और ऐसे में जाहिर सी बात है बजट में दिल्ली सरकार की तरफ से ये महिलाओं के लिए जो बड़ा प्रावधान रखा गया है, सियासी तौर पर एक लोक लुभावने एजेंडे और वादे के तौर पर इसको लिया जा रहा है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से रोमाना अरविंद केजरीवाल का स्टाइल रहा है कि जनता के बीच उन चीज़ों को लेकर जाएं जिसके जरिए उनको वोट हासिल हो सके, और वही कोशिश की गई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो घोषणा पहले अलग अलग जगहों पर की थी, पंजाब में भी जैसे सरकार बनी और वहाँ पर भी ये घोषणा की गई थी चुनाव से पहले कि 1,000 रुपये हर महिला के खाते में भेजे जाएंगे 18 साल से ज़्यादा उम्र की। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल जहाँ जहाँ चुनाव लड़ने गए हैं वहाँ उन्होंने इस बात की गारंटी दी है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वहाँ पर 1,000 रुपये प्रति महीना 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को दिया जाएगा। और कुछ ऐसा ही दिल्ली में किया गया। सियासी मायने इसलिए निकाले जाएंगे, लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और उसके बाद जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है वो भी इसी साल के अंत में होना है, यानी कि यह आखिरी बजट है केजरीवाल सरकार का इस टर्म का। तो ऐसे में ये जो बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है इस बजट में, ये कहीं ना कहीं इसके बहुत बड़े सियासी मायने निकाले जाएंगे। और बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है। ये भी समझ में आ रहा है कि जो आधी आबादी है उसकी वोट की ताकत की अहमियत को भी दिल्ली सरकार समझ रही है। जहां जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, जिस तरीके से आपने पंजाब का जिक्र किया, ये एक बड़ा वादा था जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता था। और ऐसे में दिल्ली में तो लगातार सरकार में सत्ता में है, तो वो करके दिखा रहे हैं यहां पर। बिल्कुल, और इससे पहले भी महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की थी। आपको याद होगा कि महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री कर दिया गया था, तब भी इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर लिया गया था। और अरविंद केजरीवाल सरकार जब दोबारा सत्ता में आई थी तो ये कहा गया था कि ये हो जाएगा, और इससे फायदा भी मिला है आम आदमी पार्टी को, उनकी सीटों में बढ़ोतरी भी हुई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब जो ये 1,000 रुपये महीना देने की बात कही गई है उसको लेकर एक बड़ा फायदा जो है अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है, और ये वजह है कि इसकी घोषणा आज कर दी गई है। सीधे तौर पर आप देखें तो इससे पहले बड़े बड़े आरोप भी अरविंद केजरीवाल पर लगते रहे कि वो घोषणाएं तो करते हैं लेकिन 1,000 रुपये महीना महिलाओं के अकाउंट में कब जाएगा। पंजाब में चुनाव से पहले घोषणा की थी, वहां पर लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनके महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। तो बड़ा आरोप लगातार लगता जा रहा था। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक हैं, आखिरी बजट पेश कर रही हैं आतिशी अरविंद केजरीवाल के इस दूसरे टर्म का, तो ऐसे में इस बार इस बड़ी घोषणा का सीधा मकसद चुनाव साधने का है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात करें या दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जो कि साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में जनवरी में होंगे। जी बिल्कुल, दिल्ली में चुनाव अगले साल 2025 वही फरवरी के आसपास होते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन क्योंकि बिल्कुल सामने लोकसभा चुनाव है और ऐसे में दिल्ली के बजट के जरिए जिस तरीके से आधी आबादी को नमन दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब इंडिया गठबंधन के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है क्या फैसला, रामकृपाल सर? निश्चित रूप से देखिए, अभी जो भी इस तरह की घोषणाएं हुई हैं, कम से कम दिल्ली में, वो केजरीवाल को उससे फायदा तो हुआ है। रही बात ये पार्लियामेंट का इलेक्शन जो रहा है, वो दूसरे ढंग से वहाँ जो वोटर है वो वोट दूसरे ढंग से डालता है। विधानसभा की बात है तो निश्चित रूप से इस तरह की योजनाएं एक बहुत बड़े तबके को, जो केजरीवाल का बहुत है भी, उनको वोट देता है। निश्चित तौर पर वो जिसको कहते हैं कि
जो गरीब तबके हैं, ठीक है जो सर पिछड़े हैं, सर वो अब मैं देखें। आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन जरा पहले लेकर चलते हैं दर्शकों को। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के नेता हैं हरीश खुराना, वो इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर, जरा उनसे जानते हैं। ये लोकसभा चुनाव से ऐन पहले चुनावी साल में आधी आबादी को लुभाने वाला जो बड़ा ऐलान दिल्ली के बजट में हुआ है, तो मतलब चुनाव से पहले ही भारी पड़ गया क्या इंडिया गठबंधन दिल्ली में, हरीश खुराना जी? देखिए, हमने पिछले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 10 बजट के इन्होंने नाम दिए थे, स्वराज बजट से लेकर राम राष्ट्रीय बजट तक, 2014, 15, 16 के अंदर स्वराज बजट तक नाम दिया था, फिर ऑड इवन दिया, फिर आउटकम बजट दिया, ग्रीन बजट दिया, पुलवामा बजट दिया, केजरीवाल मॉडल बजट दिया, देशभक्ति बजट दिया, रोजगार बजट दिया, साफ आधुनिक दिल्ली बजट दिया और राम राज्य बजट दिया। सवाल जो उठता है, 5,07,000 करोड़ रुपए पिछले 9 साल के बजट में खर्च हुए, कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है 500 स्कूलों का वादा किया था, ठीक है स्कूल बने ये बताए ना। ठीक है सर, ये मेरा कहना है, सिर्फ घोषणाएं हैं, ठीक ये है। तो विदाई बजट है ठीक और है, कुछ नहीं है। विदाई बजट आप करार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हैं और कुछ नहीं है। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं, विनोद सर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो घोषणा की है बीजेपी, तो जाहिर सी बात है इसको पूरी तरीके से नकार रही है। रामकृपाल सर ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में तो ठीक है चल जाते हैं इस तरीके के मामले, लेकिन ये लोकसभा चुनाव है। आपका एनालिसिस क्या है लोकसभा चुनाव में? ये खासतौर से जो महिलाओं के लिए लेकर आए ना 1,000 रुपए दिल्ली की सब महिलाओं को दिया जाएगा। नहीं, रामपाल जी की बात सही है, मैं सहमत हूँ कि विधानसभा चुनाव का पैटर्न अलग होता है, लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न अलग होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ जो इस तरह के जो ये काम होते हैं तो वो तात्कालिक असर भी डालते हैं। अब चूंकि मुकाबला सीधा इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी है दिल्ली में जी, और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, और इंडिया गठबंधन ये बात मतलब कहेगा, अब होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लेकिन वो कहेगा भाई हम सरकार केंद्र बनाएंगे अगर हमको आप वोट देंगे, तो जो उसका समर्थक वर्ग है उसको ये जो है ये योजना लुभाएगी। देखो, जो बीजेपी महिलाएं सबको मिलेगा, उसमें बीजेपी की वोटर महिलाएं भी होंगी। अब बीजेपी की जो वोटर महिलाएं होंगी वो शायद आम आदमी पार्टी को वोट दें ना दें लेकिन जो आम आदमी पार्टी का समर्थक वर्ग है जो छिटक सकता है लोकसभा चुनाव में, वो इससे जो है उसके साथ कंसोलिडेट हो सकता है, जुड़ा रह सकता है। वो एक मुझे लगता है इस तरह का ये जो है मूव जो है कि उसमें कई बार पार्टियों को अपना जनाधार भी तो साधना होता है ना चुनाव में। बिल्कुल। राकेश जी, देखिए, जो राजनीतिक फार्मूला फायदेमंद होता है उसको लेने में कोई भी दल गुरेज नहीं करता, और केजरीवाल जी ने भी वही किया है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रयोग किया गया लाडली बहनी योजना का, और उसमें 1,500 रुपए दिया गया महिलाओं को, उसका फायदा भी हुआ। पिछले तमाम चुनाव लोकसभा और विधानसभा का देखिए तो देश की आधी आबादी, महिलाओं का सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। अब केजरीवाल जी चाहते हैं कि पंजाब और दिल्ली में उस वोट पे सेंध कैसे लगाया जाए, और उसके लिए उन्होंने भाजपा का ही फार्मूला लेके भाजपा के खिलाफ खड़े होने का प्रयास किया है। अब है सर, देखिए, जो अभी साथियों ने बात कही है मैं उससे सहमत हूं। साथ में एक बात नई जोड़ देना चाहता हूं मैं कि 2014 और 2019 के चुनाव के अलावा की तुलना में इस बार दिल्ली का चुनाव थोड़ा बदला हुआ है, क्योंकि पहली बार विपक्ष की एकता दिखाई पड़ रही है। तो जो भाजपा विरोधी वोट है पिछले चुनावों में बंटता रहा है, बिखरता रहा है, इस बार वो उसके पास एक ध्रुव है, एक मजबूत ध्रुव है। इस अल्पसंख्यक वोट नहीं बटेगा इस बार, वो एक जगह पड़ेगा। दोनों बार ऐसा नहीं हुआ। इसमें अगर आम आदमी पार्टी कोई इस तरह की योजना लेके आती है तो लोकसभा चुनाव में भी उसका मूल्यवर्धन होगा उसकी वोटों में, और विधानसभा चुनाव में तो वो होगा ही होगा। दूसरी बात, एक छोटी सी बात और जी सर, ये जो लाभार्थियों का संसार बनाने की ये जो तकनीक है, ये तकनीक मुख्य तौर पर दो लोगों को इसका श्रेय जाता है। हाँ, एक है नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं अरविंद केजरीवाल। जो अपने दिल्ली में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल इस बात का प्रयास कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद इन लोगों को देख के फिर दूसरे लोगों ने इसको अपनाया है। बिल्कुल। और उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर चुनावी साल में दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार नजर आ रही है दिल्ली में। और इस बीच एक और खबर मैं आपको बताती हूँ। दरअसल शराब घोटाले को लेकर वो जो आरोप हैं उन्हीं को लेकर अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि केजरीवाल की तरफ से ईडी के सवालों के जवाब देने को लेकर उनकी रजामंदी दिखा दी गई है, हालांकि अपनी शर्तों पर। और वो शर्तें क्या हैं? 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल जवाब हों। हालांकि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं ईडी इसके लिए तैयार नहीं है। ईडी आमने सामने ही पूछताछ करना चाहती है। और इस बीच आपको बताते हैं कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं केजरीवाल जांच से थर-थर कांप रहे हैं, केजरीवाल अब बचने वाले नहीं हैं। सुनिए।
मुझे तरस आ रहा है उनके कानूनी सलाहकारों पे, जिन्होंने उनको अपने लिए ही गड्ढा खोदने में मदद किया है। मैंने मुख्यमंत्री पद पे बैठे किसी व्यक्ति को जांच एजेंसी के सवालों से ऐसा थर-थर कांपते नहीं देखा है। लीगल आधार के बाद भी आप सिर्फ सवालों से भागना चाहते हैं। 12 मार्च को क्या वो लीगल हो जाएगा? और अब तक लीगल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने शराब कांड में बड़ा घोटाला किया है। इसी पर चर्चा करते हैं जरा। वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, ले आइए जरा स्क्रीन पर। सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अब सवालों का जवाब देने के लिए रजामंदी दिखा दी है। केजरीवाल की पेशी वर्चुअल, ईडी से विवाद का हल, हालांकि सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं ईडी इसके लिए तैयार नहीं है। ये जो रवैया बदला अरविंद केजरीवाल का, अभी तक तो ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी था। अभी तक तो फिर ये कहा जा रहा था केजरीवाल की तरफ से कि मामला कोर्ट में चला गया, इंतजार क्यों नहीं कर लेते। ये रुख क्यों बदला, आपको क्या लगता है? देखिए, केजरीवाल जी भी जानते हैं कि वो कुछ मतलब डिले तो कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली अभी देखो उनको एक गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है। और गवाह नहीं, वो तो पूछते हैं कि मेरी भूमिका क्या है, आप किस भूमिका में बुला रहे हैं? नहीं, मेरा कहना है कि अभी जो कोई भी किसी को बुलाता है, जब तक मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं है, सारी चीजें हैं, तब तक तो एज ए विटनेस ही माना जाता है ना। मैं भी चाहे जहाँ जाऊँ, तो अगर ईडी किसी से कहती है आपसे बात करनी है, हाँ जी, तो देखिए ईडी अदालत ने भी कह दिया है कि आप ईडी के द्वारा अगर बुला रहा है तो आप उससे बच नहीं सकते हैं, आपको पेश होना ही पड़ेगा। ठीक है, लोअर कोर्ट भी यही कह रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई जाना विकल्प नहीं पड़ेगा। बचा है। विनोद जी, मतलब सिर्फ और सिर्फ जितना वक्त मिल सकता है वही लेने की कोशिश यहाँ पर। देखिए, कानूनी दांव पेच है ये। हाँ जी, और चूंकि अभी बार बार वो कह रहे हैं कि भाई ये इलीगल है और मुझे स्पष्ट नहीं किया गया कि आप गवाह के रूप में बुला रहे हैं या एक्यूज के रूप में बुला रहे हैं, तो पहले ईडी ये स्पष्ट करे। लेकिन बात सही है कि जब वारंट नहीं है तो जाहिर है ईडी गवाह के रूप में बुला रहा होगा, बुला रही होगी। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल थोड़ा समय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितना समय वो ले सकें इस पूछताछ से बच के। और चुनाव में चूंकि एक खतरा जो हमेशा है, अब वो हेमंत सोरेन तैयार हो गए पूछताछ के लिए, अरेस्ट हो गए। तो जो ईडी के साथ अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, आमतौर पर कुछ केसों को छोड़ के, अपवाद छोड़ के, जैसे राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछताछ की गई, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन ज्यादातर मामलों में ईडी ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। ठीक है, मैं तो वो एक आशंका यहाँ पर रुकती हूँ। तो ये सारा का सारा जो रुख में बदलाव अरविंद केजरीवाल का देखने के लिए मिल रहा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी दांवपेच, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, उसी तक सीमित माना जाए, या फिर इस बदले हुए रवैये के जरिए कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेजिंग करने की भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिश की जा रही है? इस पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार यहां स्टूडियो में हमारे साथ बना हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इस खबर के जो पॉलिटिकल मायने हैं, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उससे साफ हो रहे हैं। दरअसल रिश्वत लेकर सदन में वोट देने पर अब सांसदों, विधायकों को किसी तरीके का विशेष अधिकार के तहत रियायत या छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 1998 के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, विशेष अधिकार सदन के साझा कामकाज से जुड़े विषय के लिए, वोट के लिए रिश्वत लेना विधायी काम का हिस्सा नहीं। इस फैसले का सीधा असर जेएमएम की सीता सोरेन पर पड़ेगा। सीता सोरेन ने 2012 के राज्यसभा चुनाव में रिश्वत लेकर वोट डालने के मामले में मुकदमे से राहत की मांग की। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, ऐसे मामलों में छूट नहीं मिल सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट किया है, स्वागतम, सुप्रीम कोर्ट ने महान फैसला दिया है। इस फैसले से राजनीति स्वच्छ होगी और सिस्टम पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ये ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा फैसला है। अभी तक अगर नोट के बदले वोट या फिर रिश्वत लेकर सवाल का मामला सामने आता था सदन में, तो उसको लेकर किसी तरीके का कोई केस नहीं बन पाता था माननीयों पर। विशेष अधिकार वाली जो ढाल सामने आ जाती थी, लेकिन अब वो ढाल
अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।